तो जो आपको पढ़ाया जा रहा था उसी को आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। तो आज वाला जो लेक्चर है वो समझ लीजिए कल वाले से भी क्या है, थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके ईच एंड एवरी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो आराम से आप देखिए कि क्या हो रहा है, इससे ये जो है इसके जो कॉन्सेप्ट आगे आपको यूज किए जाएंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। कुछ स्टैंडर्ड हैं और ये जो स्टैंडर्ड है, जैसे देखिए ये जो स्टैंडर्ड हमने लिखा है इसमें कुछ 5-6 स्टैंडर्ड हैं। सारा बोर्ड पे आ नहीं रहा था तो हमने कुछ लिखे हैं, कुछ आगे बताते हैं। तो जैसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है, डिग्री ऑफ कर्व क्या होती है। डिग्री ऑफ कर्व के बारे में बात कर लेते हैं। तो डिग्री ऑफ कर्व जो है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने बनाया है, ये जो कर्व आप देख रहे हो, एक कर्व का जो वेरिएशन होता है ये पैराबोलिक वेरिएशन होता है। कैसा वेरिएशन होता है, पैराबोलिक वेरिएशन होता है। जो शियर फोर्स हमने बनाया है डायग्राम, इसका जो वेरिएशन होता है वो लीनियर वेरिएशन है। और यहाँ पे जो आप कर्व देख रहे हो, इसको हमने, इस कर्व का नाम आप जनरली लोग को नहीं पता होता है लेकिन आप बना सकते हो। इसको हम कहते हैं लोडिंग कर्व या लोडिंग डायग्राम। तो इसके जो कर्व है वो क्या है, x⁻0 यानी Vx⁻0। अब इसकी जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से y जो लोड आ रहा है W x⁻0। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि जो लोडिंग कर्व होगा उससे शियर फोर्स क्या होगा, 1 डिग्री ज़्यादा होगा। यानी अगर लोडिंग कर्व आपका 0 डिग्री का है तो शियर फोर्स प्लस 1 डिग्री उससे ज़्यादा होगा और बेंडिंग मोमेंट प्लस 1 डिग्री उससे ज़्यादा। यानी इतने से जो है डायग्राम से आप समझ सकते हो, देख भी सकते हो कि अगर लोडिंग का कर्व, यानी लोडिंग क्या थी हमारी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो चीज़ें होती है, वेरिएशन होता है, उस पर x⁻ क्या होता है, 0 होता है। तो ये क्या था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। तो समझिए कि इससे ज़्यादा आपका लोडिंग से ज़्यादा क्या आएगा, जो डिग्री ऑफ कर्व होगी शियर फोर्स की 1 डिग्री उससे ज़्यादा होगी। तो हमने 0 + 1 कर दिया। तो आप देख रहे हो ये क्या है, लीनियर वेरिएशन है। इसी तरह से जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो क्या होता है, पैराबोलिक वेरिएशन है, या 1 डिग्री हायर दैन दी शियर फोर्स कर्व, उसकी जो डिग्री होती है। अब हम बात करते हैं, इतने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको याद रखना है कि लोडिंग की कर्व क्या है और शियर फोर्स की कर्व क्या है, बेंडिंग मोमेंट की कर्व की जो डिग्री है। जब आगे हम आपको डिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ 2 कर्व और आपको देखने को मिलते हैं। एक तो होता है स्लोप का कर्व, एक होता है डिफ्लेक्शन का कर्व देखने को मिलेगा। तो वहाँ हम देखेंगे कि उनकी जो डिग्री होती है किससे ज़्यादा होती है या किससे कम होगी, तो वहाँ बात करेंगे। फिर हम जो दूसरा स्टैंडर्ड है वो क्या कह रहे हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में देखिए कहा जा रहा है आपसे कि ये जो बेंडिंग मोमेंट है ना, ये मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो बेंडिंग मोमेंट जो है मैक्सिमम कहाँ होता है या मिनिमम कहाँ होता है। मैक्सिमम या मिनिमम का मतलब क्या है, जैसे देखिए मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है, अगर हम यहाँ पे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर लिए थे, कौन सा स्ट्रक्चर, डिटरमिनेट, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, डिटरमिनेट है। तो यहाँ पे जो मोमेंट आया है सैगिंग नेचर का, कैसे आया, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जा चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या है, WL²/8। अगर सपोज कीजिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है अगर 100 kN/मीटर का है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इसी को अगर ये जो लोडिंग होती है अगर डाउनवर्ड डायरेक्शंस में होता तो ये जो पॉजिटिव आप देख रहे हो कुछ इस तरह से दिखता, हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखता। तो वहाँ पे वो भी क्या होता, वो भी 100 kN का ही आता, लेकिन वहाँ पे क्या होता, वो नेगेटिव साइन का होता है। तो वहाँ पे क्या होता, मैग्नीट्यूड वो भी मिनिमम है लेकिन वो क्या है, नेगेटिव। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम उसके मॉडुलर की बात करें तो दोनों क्या होते हैं, मैक्सिमम होता है। तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है कि जहाँ पर शियर फोर्स साइन क्या करता है, चेंज करता है, ये जो साइन है चेंज करता है, या फिर शियर फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें आपको रिमेंबर करनी है, पॉइंट बना के आप नोट भी कर लीजिएगा कि शियर फोर्स जहाँ पर 0 होता है अथवा या जहाँ पर शियर फोर्स अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसी पॉइंट पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट होता है, इट में बी मैक्सिमम, इट में बी मिनिमम, वहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। तो इतनी भी बात आप समझ गए। तो जैसे देखिए शियर फोर्स क्या है, यहाँ पे क्या है, L/2 डिस्टेंस पे जो शियर फोर्स आ रहा था वो 0 हो रहा था।
तो बेंडिंग मोमेंट क्या मिल गया आपको, मैक्सिमम मिल गया, WL²/8 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया। अभी हम चाहें तो उसको कैलकुलेट करके भी बताएंगे, और भी कुछ चीज़ें हैं देखेंगे भी। तो L/2 डिस्टेंस पे क्या आ गया, बेंडिंग मोमेंट आपका मैक्सिमम मिल गया। अब हम बात करते हैं कि अगर ये साइन चेंज हो रहा था, तो साइन भी चाहे आप ज़ीरो कह लो या पॉजिटिव से क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, तो साइन भी चेंज हो रहा है, तब भी क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। अब हम बात करते हैं ए पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर क्या होता है, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए क्या है, हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज होता है। यहाँ पे शियर फोर्स था, लेकिन यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर या इन्फ्लेक्शन होने के लिए, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर या इन्फ्लेक्शन होने का मतलब क्या है कि अगर आप डायग्राम आप बना लो, और डायग्राम कौन सा डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम अगर आपने बना रखी है, और उस डायग्राम में आप देखिए कि कहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है या पॉजिटिव टू निगेटिव हो रहा है। पॉजिटिव टू क्या हो रहा है, जीरो नहीं, बल्कि आप कहिए जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है, प्लस टू माइनस हो रहा है, कहाँ हो रहा है, प्लस टू माइनस हो रहा है, ऐसे ही पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर कहते हैं। उसी पॉइंट पे क्या होता है कि जो आप इलास्टिक कर्व आप बनाओगे, वो कर्व का जो डायरेक्शन होता है, जो स्लोप होता है, वो चेंज होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इलास्टिक कर्व देख रहे हैं, इसका जो स्लोप देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, डायग्राम दिखेगा। अब जब हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट दिखे, तो उसका एग्जांपल है, जैसे देखिए अगर हम फिक्स बीम लेने, कोई इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर लिया हमने, ये आपका फिक्स बीम है, इसके अगर बेंडिंग मोमेंट को एनालाइज किया जाए तो इसका बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से दिखता है, इसका बेंडिंग मोमेंट कुछ इस तरह से, यहाँ पे कितना होता है, WL²/12 होता है, सॉरी यहाँ पे WL²/24 होगा, और यहाँ पे WL²/12 आता है, यहाँ पे भी WL²/12 आता है। ये आपका नेगेटिव होता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। अब आप देख रहे होगे कि बेंडिंग मोमेंट क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपका क्या है, पॉजिटिव है। तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, यानी बेंडिंग मोमेंट क्या कर रहा है, आपका ये साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर भी बोला जाता है। यानी कंट्राफ्लेक्सर पॉइंट आप ऐसे बना के इसको नोट भी कर सकते हैं अपने नोट में, कि जहाँ पर साइन बेंडिंग मोमेंट का क्या हो जाए, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो जाए या पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाए, तो ऐसे ही पॉइंट को आप क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर। यहाँ पे देख रहे हैं कितने पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर हैं, 2 पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर हैं। ऐसे अगर हम प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम की बात करें, या इस तरह से अगर कोई बीम हो दे दिया जाए, यहाँ पे कोई रिएक्शंस लग जाए, आर लग जाए, और यहाँ पे आपने लोडिंग लगा रखी है, तो यहाँ पे भी आप जब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बनाएंगे, तो यहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह से इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ सपोज कीजिए हो सकता है कुछ इस तरह से दिखे, ये कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको दिखेगा। और ये जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, कोई एग्जैक्टली हमने बनाया नहीं, लेकिन समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि इसी पॉइंट को आप क्या कर सकते हो, यहाँ अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर चेंज हो रहा है, कहाँ से, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, तो ऐसे पॉइंट को आप क्या बोलते हो, पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर बोला जाता है। और एग्ज़ाम से आपसे ये डिस्टेंस पूछी जाती है, तो आप क्या करोगे, आप बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे, और बेंडिंग मोमेंट का जो इक्वेशन होगा उसको सही सही लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको ज़ीरो के इक्वल करते हैं, और जैसे आप ज़ीरो के इक्वल करोगे तो आपको डिस्टेंस आ जाता है। वही आता है कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर की डिस्टेंस आती है फ्रॉम एनी सपोर्ट और एनी पॉइंट ऑफ लोड। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई, आगे भी और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा जब जहाँ ज़रूरत होगी, पर आप इतना समझ लीजिए कि पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर इन्फ्लेक्शन दोनों एक ही हैं। और इसी पॉइंट पर जो इलास्टिक कर्व है, इलास्टिक कर्व है यानी जो डिफ्लेक्शन का जो कर्व होगा, जो आप ड्रा करोगे, उसका भी स्लोप क्या होता है, चेंज होता है पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्सर पे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो नेक्स्ट पॉइंट हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस पॉइंट पे देखते हैं हमको क्या क्या बात करनी है। देखिए
जैसे हमने यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशंस में जब भी आप देखोगे तो वहाँ दो चीज़ें आपको दिखती हैं, एक है डिफरेंशिएशन ऑफ shear force इक्वेशन, वन अदर इज डिफरेंशिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस दिखेगा। तो एक जो आपको दिख रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ क्या shear force इक्वेशन, जैसे एक हो गया ds बाई डी एक्स, और ये हमने लिखा है लोडिंग के इक्वल, और ये लोडिंग जो होती है इसको हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे आप माइनस लगा लो या प्लस लगा लो, तो प्लस या माइनस लगाने का जो मतलब है वो क्या है, वो देखिए एक कह रहे हैं कि चेंज इन शीयर फोर्स, चेंज इन शीयर फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज़ इक्वल टू लोडिंग रेट। तो ये जो है लोडिंग का रेट होता है, और ये जो लोडिंग का रेट है इसका मतलब क्या है। अब देखिए जैसे यदि हम बात करें कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, L/2 है, और ये जो शीयर फोर्स का इक्वेशन है पहले हम लिख लेते हैं। तो आपको पता होगा जो शीयर फोर्स की जो इक्वेशन हमने लिखी थी इस तरह से, जो आप इनिशियल पिछले लेक्चर में बताए थे, जिनको नहीं पता वो देख सकते हैं। बाकी हम शीयर फोर्स की इक्वेशन आप लिख दे रहे हैं, तो सीधे सीधे आपको इस तरह से कुछ दिखा होगा WL/2, इसके बाद आपको दिखा होगा यहाँ पे क्या -W × x दिखा होगा। ये है शीयर फोर्स की इक्वेशंस है। अब देखिए अगर इस शीयर फोर्स की जो इक्वेशन है इसको हम यस कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यस कह रहे हैं हम। अगर हम ds/dx निकाल लें इसका, तो ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, बाकी -W × x है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -W। अब ये आपको मिल गया शीयर फोर्स ds/dx। अब ये जो -W आप देख रहे हो ना, तो हमने क्या किया था, अपवर्ड डायरेक्शन को इनिशियल से ही हम क्या मानते आए हैं, पॉजिटिव मानते आए हैं। अब इसके क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब क्या है कि जो इस जब चेंजिंग जो हो रही है वो किसको बता रही है, निगेटिव, यानी निगेटिव लोड को बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो लोड का डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर ना होकर बल्कि कहाँ से, ऊपर से नीचे है, यानी टॉप टू बॉटम डायरेक्शंस में जो लोडिंग है, तो लोडिंग का ये रेट है। अगर कहीं आपको आप क्या करिए कि इस इक्वेशंस को डिफ्रेंशिएट करिए, जो आपको शेयर का इक्वेशन दिया हो उसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद नेगेटिव आ गया, इट मीन्स नेगेटिव मीन्स इट, या नेगेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन ऑफ लोडिंग इज, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग इज, डायरेक्शन ऑफ लोडिंग इज डाउनवर्ड। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ गई होगी, डाउनवर्ड। तो अब आप देख भी रहे हैं कि जो हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको किसका इक्वेशन मिल गया, लोडिंग का इक्वेशन मिल गया। यही तो हमने लोडिंग का इक्वेशन लिखा है, इसका ग्राफ है -W है। इसी तरह से किसी भी सेक्शंस पे आपको लोड निकालना हो या लोडिंग का रेट निकालना हो तो शीयर फोर्स के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिएगा, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। या फिर यहाँ से आप एक चीज़ और कह सकते हो, क्या, जैसे देखिए कि अगर ds/dx इक्वल टू लोडिंग है, तो क्या आप ऐसे इसको लिख सकते हो, क्या, जैसे यदि हम कहें, क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ds/dx, यानी W ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या है, ds को जब आप इंटीग्रेट कर दीजिए 0 to a कर दीजिए या a to b कर दीजिए, और इसको आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट करेंगे a to b, यानी जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या दिखेगा, शीयर फोर्स एट b माइनस शीयर फोर्स एट a इक्वल टू क्या, a किसका डायग्राम दिखेगा, लोडिंग का, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। ये चीज़ हालांकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्या एक कह क्या रहे हैं कि किन्हीं भी दो पॉइंट पे जो शीयर फोर्स का जो डिफरेंस होता है, किन्हीं भी दो पॉइंट पे जो शीयर फोर्स का डिफरेंस होता है वो क्या होता है, उन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो लोडिंग का रेट है उनका ग्राफ का जो एरिया होगा उसके इक्वल होता है। जैसे देखिए यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पॉइंट है कितने डिस्टेंस पे है, L/2 पे है, और L/2 पे यहाँ पे शीयर फोर्स 0 है, यहाँ पे शीयर फोर्स क्या है, WL/2। अगर हम देखें
सी देख लें, ए टू सी देख लें, तो ए टू सी आप देखोगे शियर फोर्स एट सी माइनस शियर फोर्स एट ए, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम। तो यहाँ तक जो ये लोडिंग है ये क्या है W, और इतनी डिस्टेंस क्या है L/2। तो आप बताइए जो एरिया आप निकलोगे हाफ पोर्शन, यानी यहीं तक लेना है मिड पॉइंट तक, तो कितना निकलेगा W इंटू क्या L/2। तो WL/2 भी क्या नेगेटिव है, तो आप नेगेटिव कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे शियर फोर्स एट सी पे क्या है 0 है शियर फोर्स, और शियर फोर्स एट ए पे कितना है -WL/2 है। तो अब देखिए दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमने यहाँ पे लिखा हो क्या ऐसा ही है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जो इसके बाद बताएंगे मोमेंट के केस में वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपसे मोमेंट का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, उसका यूज़ भी होता है, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। लेकिन अब हम मोमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये जो मोमेंट है यानी डिफ्रेंशिएशन में, तो एक आपने शियर फोर्स का डिफ्रेंशिएशन देख लिया, और एक जो दूसरा है वो किसका है, बेंडिंग मोमेंट का, जिसको हम बोलते हैं dm/dx, और हमने लिखा है ये क्या है, शियर फोर्स एट x लिखा है। तो देखिए क्या है कि अब यहाँ पे dm/dx एक कह रहे हैं कि जो मोमेंट का इक्वेशंस है, जो मोमेंट का इक्वेशन है उसको आप x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको शियर फोर्स की इक्वेशन मिल जाती है। क्या ये बात सही है? तो देख लिया जाए। जैसे ये जो बेंडिंग मोमेंट है इसकी इक्वेशंस अगर लिखी जाए तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन इसी केस में है। तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशंस आपको पता है, हम पिछले लेक्चर में बताएं, जिनको नहीं पता है प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, WL/2 इंटू एक्स माइनस WL²/2, यही शायद आया था, यही आया था। तो अब ये क्या करिए, इस बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन को आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो dm/dx जैसे आप करेंगे तो आप बताइए जब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा तो क्या आएगा, a आपका x है तो 1 हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा WL/2। और यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो w और x का स्क्वायर था 2 बाहर आएगा, फिर पावर 2 की जगह 1 पावर हो जाएगा, /2 है, 2 कैंसिल आउट हो गया। अब ये आपको मिल रहा WL/2 माइनस WX, और यही जो dm/dx आप निकाल रहे हो ना, और यही आप देखिए कि यहाँ पे इनिशियल में जो हमने शियर फोर्स की जो इक्वेशंस लिखी थी वो यही था, WL/2 माइनस W/x, यही तो लिखा था। तो अब आपको क्या मिल गया, शियर फोर्स की इक्वेशंस मिल गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता हो, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशंस पता हो, तो आप किसी भी सेक्शन पर, जैसे यहाँ पर क्या करिए, उसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उस पॉइंट का क्या बोलते हैं, एब्सिशा रख दीजिए। जैसे उसमें आप एब्सिशा रखेंगे आपको उसका ऑर्डिनेट, किसका ऑर्डिनेट, शियर फोर्स का ऑर्डिनेट पता चल जाएगा, यानी शियर फोर्स उस पॉइंट पे आपको पता चल जाएगा। जैसे इसी में देखिए, अगर अब ये जो हम dm/dx शियर फोर्स की इक्वेशन आ गई, x = 0 पे देख लें। जैसे आप x = आप 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ए टर्म 0 हो जाएगा, WL/2 आ गया। अगर हम कहें x = L/2 पे देख लीजिए, तो जब आप यहाँ पे L/2 रखेंगे तो L/2 क्या, WL/2 माने से कितना हो जाएगा, 0। आप देखिए ग्राफ से भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इतनी तो बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन इसके बाद जो पॉइंट है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, वो देखिए। जैसे अगर हम इसको, जैसे हमने शियर फोर्स की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया था, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए तो ये देखिए शियर फोर्स इंटू dx हो जाएगा। अब ये जो dm है, चेंज इन मोमेंट, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको मोमेंट चाहिए, इफ़ यू वांट टू मोमेंट बिटवीन 2 डिफरेंट पॉइंट, देन यू कैन इंटीग्रेट द इक्वेशन ऑफ शियर फोर्स। तो शियर फोर्स की इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए बिटवीन दैट पॉइंट A एंड B, और इन्हीं A और B के बीच जब आप इंटीग्रेट करोगे उस पॉइंट को, तो आपको क्या मिल जाएगा, डिफरेंट बिटवीन मोमेंट एट 2 डिफरेंट पॉइंट, ठीक, A एंड B। जैसे देखिए यहाँ पे अब आपको A हो गया m/B माइनस m/A जो मिलेगा, इसको आप लिख सकते हो, क्या लिखा जा सकता है, dx A to B। A to B का मतलब क्या है, एरिया, इसको क्या कह सकते हो, डिफरेंस ऑफ मोमेंट बिटवीन
ए एंड बी, और इसको क्या बोलोगे, एरिया, एरिया ऑफ शियर फोर्स डायग्राम बिटवीन ए एंड बी। अब इसको देख लिया जाए क्या ये जो हमने लिखा है ये सही है या नहीं सही है। तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट आपका यहाँ पे है और एक पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो मोमेंट है इसको आप मोमेंट एट बी बोलिए, यहाँ पे जो मोमेंट है उसको मोमेंट एट ए बोलिए। तो अगर हमको मोमेंट एट बी माइनस मोमेंट एट ए चाहिए तो आप देखिए क्या हो जाएगा। तो अगर आपको मोमेंट एट बी माइनस मोमेंट एट ए चाहिए तो कितना आ रहा है देखिए। तो वो जो आपको मिलेगा कैसे मिल रहा है, मोमेंट एट बी माइनस मोमेंट एट ए, तो इनके बीच का जो एरिया है यानी एस डी एक्स ए टू बी। अब बी पे जो मोमेंट है वो देख लीजिए, हम इसको प्रूव करके दिखा रहे हैं तो आप 2 वैल्यू ले लीजिए, इक्वल आ जाना चाहिए। मोमेंट एट बी पे कितना है, मैक्सिमम है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 है, और ए पे कितना है, 0 मोमेंट है, क्योंकि हिंज सपोर्ट पे कितना होता है, 0 होता है। अब इक्वल कर लीजिए किसके, शियर फोर्स का जो डायग्राम है ए और बी के बीच में एरिया ले लीजिए, तो यही तो था। अब इसका जब एरिया आप निकालोगे तो हाफ हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या, बेस दिस यानी l/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट WL/2। जब आप इतना करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, हाफ WL स्क्वायर बाई 4 डेट इज़ मल्टीप्लाई आप करेंगे WL स्क्वायर बाई 8 आ गया। और ऐसे भी देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, WL स्क्वायर बाई 8 आ गया। यानी कहने का क्या मतलब था कि किन्हीं भी 2 पॉइंट पे आप एकदम कॉन्सेप्ट के क्रिस्टल क्लियर रखिए कि किन्हीं भी 2, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आएगा, आपको दे दिया जाएगा 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस मोमेंट का आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या करिए, शियर फोर्स की जो इक्वेशंस है, जो डायग्राम होगा उसी के बीच में क्या निकाल लीजिए, दोनों पॉइंट के बीच में एरिया निकाल लीजिएगा, तो वही हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब इसके आगे एक स्टैंडर्ड और है, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि आपसे कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डिनेट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का वो क्या है। जैसे आपने यहाँ पर एक पी लोड लगा रखा है, ये आपका हिंज सपोर्ट है, ये आपका कौन सा सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है। तो इसमें जब आप शियर फोर्स आपने देखा है इसका कैसे बनता है, ऐसे जाके इस तरह से बनता था, ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। अब बेंडिंग मोमेंट कैसे बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बन रहा है। तो ये जो चेंज इन ऑर्डिनेट है, चेंज इन ऑर्डिनेट, इसमें हमने 2 चीज़ें लिखे रखी हैं, एक तो है शियर फोर्स का और एक क्या है, बेंडिंग मोमेंट का। तो शियर फोर्स का जो ऑर्डिनेट चेंज होता है वो कैसे चेंज होता है, वो क्या है, जैसे देखिए जब P आपने लगाया तो ड्यू टू सिमेट्री यहाँ पे P/2 आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, P/2। ये सारी चीज़ें हम पहले बता रखे हैं ऑलरेडी, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो अब ये आपका प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे P/2 और यहाँ पे माइनस P/2। तो ये जो चेंज इन ऑर्डिनेट का जो कॉन्सेप्ट है शियर फोर्स में, वो क्या कहता है कि किसी भी सेक्शन पे जो चेंज इन ऑर्डिनेट होगा, चेंज इन ऑर्डिनेट इज इक्वल टू अप्लाइड लोड। अब यहाँ पे हम अप्लाइड लोड की बात करेंगे जब शियर फोर्स के ऑर्डिनेट चेंज की बात करेंगे, और जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो किसकी, अप्लाइड मोमेंट की बात करेंगे। तो अब देखिए चेंज इन ऑर्डिनेट कैसे हो रहा, यहाँ पे शियर फोर्स जा रहा था, यहाँ तक था P/2, यहाँ पे भी क्या होगा, P/2, यहाँ पे भी क्या होगा, P/2। लेकिन जैसे इस सेक्शन पे आप गए तो यहाँ आपको एक लोड दिखा, तो जैसे अब देखिए यहाँ पे था आपका P/2 था और नीचे कितना हो गया, P/2। ये जो है यहाँ तक आया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये चेंज इन ऑर्डिनेट कितना हो रहा है, प्लस देखिए चेंज इन जो ऑर्डिनेट है एग्जाम्पल में जो हमने लिया है उसमें देखिए
p/2 से कितना हो जा रहा है, -p/2 हो जा रहा है। तो जब चेंज निकालते हैं तो डिफरेंस करके आप निकालेंगे, तो कितना आ गया, p/2 + p/2, और p/2 डेट इज़ p हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि अब ये जो p है ये क्या है, यही अप्लाइड लोड है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप उसको प्लस मानिए। ये क्या है, अप्लाइड लोड है, दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड लोड। यही चीज़ें हम आपको बताना चाह रहे थे कि आप क्या करिए, कहीं पे देखिए कि अब ये जो चीज़ है अभी थोड़ा आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो समझ में आ जाएगा कि अगर कहीं पे भी पॉइंट लोड लगा है तो उसके जो ऑर्डिनेट चेंज होगा शियर फोर्स का, उसी के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे पी लगा दिए हैं तो यहाँ से ऑर्डिनेट कितना चेंज हो गया, पी का चेंजिंग हो गया। ऐसे आप जो ऐड कर लीजिएगा p/2 + p/2, सिंपल सा p/2 इसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस, ये किसके इक्वल आना चाहिए, जो अप्लाइड लोड है। ऐसे सेम अब बेंडिंग मोमेंट के केस में भी आप देख लीजिए कि बेंडिंग मोमेंट के केस में कैसे उस चीज़ों को आपको देखनी है। तो बेंडिंग मोमेंट के केस में अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ऐसे देखिए कि आपने क्या किया कि यहाँ पर एक मोमेंट यम अप्लाइड कर दिया, और यहाँ पे एक आपका कौन सा सपोर्ट है, ए आपका हिंज है, ए आपका रोलर सपोर्ट है, और यहाँ पे यम का कौन सा मोमेंट है, क्लॉकवाइज अप्लाई किया है। तो इसके शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखिए। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया था, इसका जो शियर फोर्स डायग्राम बनेगा, तो इसके लिए जैसे एसएफडी आपको बनानी हो तो ऊपर से क्या कोई लोडिंग आ रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। और ये कितना आ जाएगा, तो इसको निकालने के लिए आप क्या ऐसे निकालोगे, मोमेंट अबाउट बी = 0 कर दीजिए। जैसे मोमेंट अबाउट बी 0 करोगे तो क्या आएगा, रिएक्शन एट ए × एल, ये आपका किस क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये भी क्या है क्लॉकवाइज, +m = 0। तो यहाँ से रिएक्शन ए = -m/l आ गया। यानी इसका जो डायरेक्शन था कुछ नीचे होगा, m/l होगा, निगेटिव होगा, तो शियर फोर्स कुछ ऐसे आपको बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। और ये कैसे बनेगा, ऐसे m/l। तो ये हो गया। बेंडिंग मोमेंट कैसे बनेगा, तो बेंडिंग मोमेंट जब आप निकालोगे किसी सेक्शन पे, तो यहाँ पे ऐसे ही तो बना था, जैसे m/l निकाल लिए तो ये क्या होगा, देखो बेंडिंग मोमेंट के इक्वेशन लिख लो। तो रिएक्शंस RA, जो रिएक्शन देखोगे तो रिएक्शन क्या निगेटिव है, माइनस क्या मल्टीप्लाई करोगे x से, तो इस तरह से आएगा। अब x की जगह अगर l/2 रख दें, अब जैसे आप l/2 रखोगे, x की जगह l/2 रख दो, RA की जगह m/l रख देंगे, तो कट के क्या हो जाएगा, m/2 हो गया। अब यहाँ पे निगेटिव था, m/2 से अब इसका जब बनाओगे +m/2, ये सब बना के हम दिखा दिए हैं आपको, निगेटिव हो गया पॉजिटिव हो गया। ये आपका -m/2 है और ये कितना है, +m/2 है। और यहाँ पे जो कपल लग रहा है, अब सेम उसी कॉन्सेप्ट से मोमेंट के लिए भी आपको देखना है कि चेंज इन मोमेंट का जो ऑर्डिनेट है वो क्या होगा। जैसे यहाँ पे m/2 + m/2, सेम उसी कॉन्सेप्ट से इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड मोमेंट के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ हम आपको बताना चाह रहे थे। तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो एक पॉइंट और है, उसको आप देख लीजिए। जैसे शियर स्पैन क्या होता है, और दो वर्ड स्टैंडर्ड में दो और बच रहे हैं। एक है आपका शियर स्पैन, शियर स्पैन क्या होता है, और प्योर बेंडिंग। अब दो चीज़ें हैं, अब इनके बारे में हम देख लेते हैं कि शियर स्पैन और प्योर बेंडिंग क्या होता है। तो देखिए शियर स्पैन जो है, तो शियर स्पैन का मतलब क्या है कि जहाँ पर शियर फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो। शियर फोर्स क्या हो जाए, शियर फोर्स = कांस्टेंट। और बेंडिंग मोमेंट, प्योर बेंडिंग का मतलब क्या है, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाए, बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाए। अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, अगर बेंडिंग मोमेंट क्या है,
कांस्टेंट है तो शियर फोर्स क्या होगा उस सेक्शन पे, क्या हो जाएगा, ये आपका यही क्राइटेरिया। बाकी यहाँ से एक चीज़ आप कह सकते हो, वहाँ पे शियर फोर्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे जहाँ पे शियर फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, उसके बारे में आप जीरो नहीं कह सकते कि बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे होगा ज़ीरो, ऐसा नहीं कह सकते हो। ठीक, तो एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे शियर स्पैन का एग्जाम्पल आप बताएं तो यहाँ पे देखिए एक सेक्शन था, जहाँ पर शियर फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। तो पहले हम बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट वाले को देख लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे सेक्शन ले लिया हमने, अगर हम एक हिंज लगा दें और इस तरह से, और यहाँ पे इसके L/3 तो P, ये भी P लगा दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, P। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ये भी क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ये डिस्टेंस आपका L/3 है, ये डिस्टेंस आपका क्या है, L/3, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, L/3 हो जाएगा। तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपने देखा होगा, मैं डायग्राम हमने बनाया भी था, कुछ इस तरह से आया था, यानी ये आपका PL/3 था, ए क्या था, PL/3 था। तो ये स्पैन आप देख रहे हो, इसी को आप क्या बोलते हो, केज ऑफ पेवर बेंडिंग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, केज ऑफ पेवर बेंडिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह से जहाँ पे शियर फोर्स कांस्टेंट होगा उसको आप क्या बोलते हो, शियर स्पैन बोला जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ दिख नहीं रहा है, तो क्या कोई एग्जांपल अगर हो तो क्या बता दिया जाए। जैसे देखिए शियर स्पैन का एक एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। ए सेक्शन आप देख लीजिए कि अगर आप यूडीएल लगा दो, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट लगा दो, तो ये जो केस आएगा इसमें जब आप देखोगे ये एम क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट है। और इस मोमेंट का डायग्राम हमने बनाया था, एसएफडी का डायग्राम कुछ शायद इस तरह से आया था। नेगेटिव कैसे आया था, ये आप जब निकालोगे तो देख लेना, प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने बताया रखा, ये शायद आया था। अगर ये एम है तो रिएक्शंस कितना हो जाएगा, ऊपर से रिएक्शन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, रिएक्शन एट ए और रिएक्शन एट बी। और ये मोमेंट ले लेंगे आप इसके अबाउट, तो आर ए इंटू एल करोगे आप, इसमें एम इंटू एल, हाँ एम आ जाएगा, एम की। यानी पूरा क्या है, शियर, ये एसएफडी डायग्राम आपका ऐसे बनता है, कांस्टेंट होता है, तो इसी को आप क्या बोलते हो, शियर स्पैन बोलते हैं। ठीक, तो अब ये मैक्सिमम सारी चीज़ें हमने जो इम्पोर्टेंट वाली थी कवर कर दी हैं। अब इस पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जब क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आप क्या करिए कि जो भी हमारे लेक्चर्स हैं उसको आप धीरे धीरे देखते रहिए। स्पीड जिनको स्लो लग रहा है, स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं। इसके बाद क्योंकि क्या होगा कि जो हम धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट कनेक्ट करेंगे तो ये अपने आप सारी चीज़ें, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम सोम को हम स्ट्रक्चर से कनेक्ट कर देंगे, फिर आरसीसी से, हर चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक क्या होती जाएगी, कनेक्ट होती जाएगी। तो आपको